प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को इस YouTube चैनल के माध्यम से काफ़ी कुछ फायदा होगा। हमने आज से करीब 12 दिन पहले इस YouTube चैनल का उद्घाटन किया था और उसमें मैंने आपको भरोसा दिलवाया था कि हमारे विद्यालय के जो विद्वान साथी हैं वो आपको बोर्ड कक्षाएं और बोर्ड कक्षाओं के अतिरिक्त जो दूसरी कक्षाएं हैं उन सभी के सभी विषयों के शानदार लेक्चर आपके साथ में शेयर करेंगे। और इसी क्रम के अंदर विभिन्न विषय अध्यापकों ने अपने अपने तरीके से अपनी शानदार प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत की है और उन सभी मेरे साथियों को देख करके मुझे भी मोटिवेशन मिला, मुझे भी प्रेरणा मिली कि क्यों ना मैं भी मेरे एक लोकप्रिय जो मेरा सब्जेक्ट है, मेरा ऐसा मानना है कि मुझे काफी इस सब्जेक्ट को पढ़ाने में मजा भी आता है, तो उस सब्जेक्ट की कुछ क्लासें मैं आप सभी के साथ में शेयर करूं और आपको उस सब्जेक्ट के जो गूढ़ बातें हैं उन बातों तक मैं आपको पहुंचा सकूं। इसी क्रम में मैं आज आप सभी के साथ में जो इतिहास सब्जेक्ट है उस इतिहास सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा और उस इतिहास सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास से जो 12वीं क्लास है और जो 11वीं क्लास है उन क्लास की रेगुलर क्लासें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले जो इतिहास है, इस इतिहास की महत्ता आपको समझने की जरूरत है। कई बार ये प्रश्न उठते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ा है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत बढ़िया बात सुनी जाती है और कही जाती है कि इतिहास की नींव पर ही भविष्य के महलों को निर्मित किया। अगर हम इतिहास को नहीं जानेंगे, अगर हम इतिहास के बारे में अनभिज्ञ रहेंगे तो हम हमारे भविष्य का निर्माण कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस सभ्यता और जिस संस्कृति का इतिहास चलना रहा है उस सभ्यता उस संस्कृति का भविष्य भी हमेशा शानदार रहता है। हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम के अंदर वैसे इतिहास छोटी क्लासों से ही, प्राइमरी क्लास से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। सामाजिक ज्ञान विज्ञान जो सब्जेक्ट है उस सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के अंतर्गत, लेकिन जब हम 10th कर लेते हैं, 10वीं पास कर लेते हैं, उसके बाद में जब 11th और 12th में जाते हैं तो ये एक संकाय का विषय बन जाता है और कला वर्ग जो है उस कला वर्ग के संकाय के अंदर सबसे लोकप्रिय अगर कोई सब्जेक्ट है, कोई विषय है तो वो विषय है इतिहास। कक्षा 11 और कक्षा 12 के अंदर अगर हम वर्तमान में देखें तो कक्षा 11 के अंदर विश्व का इतिहास पढ़ाया जाता है और कक्षा 12 के अंदर भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है। विश्व का इतिहास हमारे सामने आता है कि दुनिया के अंदर 200 के करीब देश हैं। इन सभी देशों का इतिहास अगर हम पढ़ने बैठ जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय हमको लगेगा और हम सारे इतिहास को पढ़ भी नहीं। तो इतिहास पढ़ने के अंदर जो सिलेबस तय किया गया है उस सिलेबस के अंदर यह ध्यान रखा गया है कि इतिहास की वे घटनाएं जिन घटनाओं ने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है समाज के अंदर, देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, उन सभी घटनाओं को बच्चों के साथ में पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाए और बच्चों के पाठ्यक्रम में जब इनको सम्मिलित किया जाएगा तो उन बच्चों को ये जानकारी मिलेगी कि प्राचीन इतिहास के अंदर ये घटनाएं एक मील का पत्थर है कि इन घटनाओं ने हमारे समाज के अंदर, हमारी मानवता के अंदर, हमारी सोच के अंदर जो बदलाव लाया है उस बदलाव को लाने में ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इन घटनाओं से हमें कुछ सीखना चाहिए। और इसी क्रम के अंदर जब हम 11वीं क्लास कक्षा 11 को पढ़ते हैं तो कक्षा 11 के अंदर हम पुनर्जागरण को पढ़ते हैं, हम कक्षा 11 के अंदर धर्म सुधार आंदोलन को पढ़ते हैं, औद्योगिक क्रांति को पढ़ते हैं, हम राष्ट्रवाद की जो भावनाएं बनी दुनिया के अंदर उन राष्ट्रवाद की
भावनाओं कैसे पनपी, किन राष्ट्रों के अंदर सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावनाएं पनपी, ये सारी बातें हम पढ़ते हैं। साथ ही साथ में जब ये राष्ट्रवाद की भावनाएं किस तरीके से उग्र राष्ट्रवाद के अंदर बदल जाती है और ये उग्र राष्ट्रवाद किस तरीके से मानव जाति के लिए और दुनिया के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है, ये सारी बातें हम धीरे धीरे विश्व इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। और अंततः दुनिया किस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध की ओर जाती है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में कैसे राष्ट्र संघ का निर्माण होता है, राष्ट्र संघ का निर्माण होने के बाद में इस अंतरराष्ट्रीय संस्था की अवनति कैसे होती है, कौन से वे कारण हैं जिन कारण से राष्ट्र संघ दुनिया के अंदर असफल हो जाता है और इस दुनिया को एक बहुत बड़ा विभत्स द्वितीय विश्व युद्ध भी देखना पड़ता है। और इन सारी घटनाओं के बीच में विभिन्न राष्ट्रों के अंदर जो विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी घटनाएं हुई, उन सभी घटनाओं को भी हम साथ साथ में पढ़ते रहते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, वे कौन से कारण हैं जिन कारणों से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, किस तरीके से स्टेप से स्टेप कदम से कदम आगे बढ़ते हुए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का निर्माण हुआ, इस संस्था का स्वरूप क्या है और उसके बाद में इस संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था द्वारा आज तक दुनिया के अंदर कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, ये सभी चीजें हम 11th क्लास के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद में 12th क्लास के अंदर भारत का जो इतिहास पढ़ते हैं, उस भारत के इतिहास के अंदर बहुत सारी चीजें हम शुरू से लेकर आज तक पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इतिहास पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले कि हम जब भी इतिहास पढ़ने के लिए बैठे तो हमारा इंटरेस्ट उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। वे बच्चे जिनका इंटरेस्ट अगर इतिहास के अंदर नहीं है तो वो इतिहास को बोरियत तरीके से एक भार समझ करके पढ़ेंगे, और जब हम भार समझ करके उसको पढ़ेंगे तो हमें उस इतिहास को पढ़ने में मजा नहीं आएगा। इतिहास के पढ़ने के लिए सबसे पहले दूसरी चीज हमें जो ध्यान रखनी है कि हमारे पास में टाइमलाइन बनी हुई होनी चाहिए। किसी भी पर्सनैलिटी को पढ़ रहे हैं, किसी भी घटना को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उस घटना और उस पर्सनैलिटी का जो समयबद्ध तरीके से उसका जो विकास होता जा रहा है उसको हमें इस तरीके से पढ़ना है कि उनके अंदर एक क्रमबद्धता रहे और क्रमबद्धता के द्वारा हम उसको आसानी से समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं कि भारत का इतिहास, जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको इतिहास जो है इसको समझना। इतिहास जो चीज आज तक हो चुकी है यानी कि अब से पहले जितनी भी घटनाएं हो चुकी है वे सभी इतिहास कहलाती है। और मैं आपको ये बता दूं कि मनुष्य को हमेशा भूतकाल बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि भूतकाल की घटनाएं उसकी मेमोरी के अंदर हमेशा एक आनंद उत्पन्न करती है और उसको बार बार रिकॉल करने का मौका मिलता है। तो इस इतिहास को पढ़ने के लिए भी हमें क्या करना है कि हमारी जो प्राचीन घटनाएं हैं उन प्राचीन घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से याद करने की, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी है। हम भारतीय इतिहास को जब पढ़ते हैं तो भारतीय इतिहास को हम 3 भागों के अंदर बांटते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। अब आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि इतिहास तो आज से पहले जितना था वो सभी इतिहास है, तो फिर हम इनको इन ग्रुपों में कैसे बांटें? प्यारे बच्चों, मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि दुनिया में कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो बदलाव पूरी दुनिया की सोच को बदल देते हैं, पूरी दुनिया की समझ को बदल देते हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक नए तरीके का वातावरण निर्मित कर देते हैं। और वे जो बदलाव हैं उन्हीं बदलावों के आधार पर हम इतिहास की घटनाओं को भी 3 भागों के अंदर बांटते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, इन दोनों को बांटने का जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है भारत के अंदर
जो देसी राज्य हैं उनके अंदर बिखराव पैदा होना और विदेशी शासकों द्वारा भारत में राज्य की स्थापना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। आपको मालूम होगा कि भारत के अंदर 712 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण था, उससे भारत के अंदर, भारत के समाज के अंदर, भारत के रहन सहन के अंदर, भारत के शासन व्यवस्था के अंदर जो बदलाव हुआ, उस बदलाव के कारण ही हम प्राचीन भारत यानी कि प्रारंभ से लेकर हम सल्तनत काल के प्रारंभ तक हम प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत सारी घटनाओं को, अब मध्यकालीन भारत का इतिहास, इस मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर हम सल्तनत काल से लेकर के ब्रिटिश शासन की शुरुआत, इन सभी यहां से लेकर के यहां तक की जो घटनाएं हैं, इन सभी घटनाओं को हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ब्रिटिश शासन की शुरुआत से लेकर के हम वर्तमान का इतिहास जो है, इन सभी को हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आज इंट्रोडक्टरी हमारी जो क्लास है, इस इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर हम किसी विशेष टॉपिक पर बात न करके मैं आपको इतिहास के बारे में आपकी जो सोच है, उस सोच के अंदर कुछ सकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहा हूं। और उसी के अंदर मैं आपको बता दूं कि जैसे हम किसी एक छोटे से उदाहरण के तौर पर किसी छोटे से टॉपिक को लेते हैं और उस टॉपिक के आधार पर हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इतिहास जो है, इस इतिहास की जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को हम जानते हैं, किस प्रकार इन घटनाओं को हमने अपना लिया कि ये घटनाएं प्राचीन काल के अंदर हुई। इसके लिए जो इतिहास है, उस इतिहास को जानने के जो स्रोत है, उन जानने के स्रोत जो है, उन स्रोत के आधार पर हम इतिहास का निर्माण करते हैं। जानने के स्रोत, आपको पता है प्रश्न उठ रहा होगा कि जानने के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, कौन से ऐसे स्थान है जहां से हमने इतिहास को प्राप्त किया है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी समय काल के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जिन चीजों को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। प्राचीन काल से लेकर के आज तक मनुष्य ने जब से सभ्यता संस्कृति सीखी है, तब से लेकर के आज तक मनुष्य के द्वारा जो भी अपने प्रमाण जुड़े हैं, उन प्रमाणों को हम दो भागों के अंदर बांटते हैं। सबसे पहले पुरातात्विक प्रमाण और दूसरा साहित्यिक प्रमाण। पुरातात्विक प्रमाण, पुरातात्विक प्रमाण आर्कियोलॉजी, हमारे भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसी तरीके के हर देश के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं जो पुराने महलों को, पुराने मंदिरों को, पुराने मॉन्यूमेंट्स जो बने हुए हैं अलग अलग, उनको, पुरानी सभ्यताओं की खोज उनके द्वारा की जाती है। और इनके द्वारा जो प्राचीन कालीन मंदिर, प्राचीन कालीन महल, प्राचीन कालीन मुद्राएं, प्राचीन कालीन विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, विभिन्न प्रकार के खिलौने, विभिन्न प्रकार के बर्तन, विभिन्न प्रकार की खुदाइयों के अंदर मिली हुई जो चीजें हैं, उन चीजों की प्रामाणिकता का परीक्षण करके उनके द्वारा घटनाओं को लिपिबद्ध किया जाता है। और दूसरा साहित्य स्रोत, साहित्य स्रोत प्राचीन कालीन राजाओं द्वारा,
मध्यकालीन राजाओं द्वारा और वर्तमान काल के अंदर भी किसी भी सरकार की उपलब्धियों को, किसी भी सरकार के प्रशासनिक ढांचे को, किसी भी सरकार की महत्वपूर्ण गतिविधियों को लिपिबद्ध किया जाता है। अब ये लिपिबद्ध करने का तरीका, पहले इनको पत्थरों पर, शिलालेखों पर, इनको ताम्र पत्रों पर, इनको विभिन्न प्रकार के गुफाओं की दीवारों पर इनको उकेरित किया जाता था, इनको लिखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब दुनिया के अंदर चीन में कागज का आविष्कार हुआ तो इसको कागजों के ऊपर लिखा जाने लगा, खजूर के पत्तों के ऊपर इनको लिखा जाने लगा, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के जो बड़े बड़े पत्ते होते थे उनके ऊपर इनको लिखा जाने लगा। ये चीजें, इस प्रकार की लिपिबद्ध वस्तुएं जब हमें प्राप्त होती है तो लिपिबद्ध वस्तुओं के अंदर लिखी हुई जानकारी और पुरातात्विक प्रमाणों से प्राप्त जो भी सामग्री है उन दोनों का आपस में परीक्षण किया जाता है और उन दोनों का परीक्षण करने के बाद में जो बिल्कुल प्रामाणिक जानकारियां प्राप्त होती है उन प्रामाणिक जानकारियों को ही इतिहास के रूप में हमारे सामने हमारे इतिहासविदों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इस प्रकार से इतिहास का निर्माण धीरे 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 होता रहता है। अब ये जो इतिहास है, इस इतिहास के अंदर आज तक हमको जो जानकारी प्राप्त हुई उससे हमने इस इतिहास को बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज तक जो लिख दिया गया है वो फाइनल लिख गया है, क्योंकि ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हो सकता है कि आज भी कहीं पर कोई नई सभ्यता की खोज हो जाए, आज कहीं पर हमें कुछ ऐसे प्रमाण मिल जाए कि जिससे हमें हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी कुछ नई चीजें हमको प्राप्त हो जाए और उन नई चीजों को हम हमारे वर्तमान इतिहास के अंदर जोड़ करके इसको निरंतर नवीनता प्रदान कर सकते हैं और अग्रसर हो सकते हैं। इस प्रकार से इतिहास के लेखन की जो बात है ये निरंतर चलने वाली एक घटना है जिसके अंदर निरंतरता है और नए नए टॉपिक, नई नई चीजें आगे से आगे इसमें जुड़ती रहती है। अब सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे इस भारतीय इतिहास के अंदर कक्षा 12 के अंदर जो पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक यही है कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, इन स्रोतों के अंदर सबसे पहले हम यहीं से पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, यहीं से हम अगली जो हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंदर पहली बार हम इस टॉपिक को प्रारंभ करेंगे कि कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं, कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं और उनको तरीके से आगे हर क्लास के अंदर जिस क्रम के अंदर हमारा इतिहास की किताब के अंदर इतिहास लिखा हुआ है हमारी, उसी क्रम के अंदर हम आगे से आगे पढ़ते जाएंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इतिहास जो होता है वो हमारे लिए गर्व का विषय होता है। इतिहास हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि इतिहास के अंदर हमने कुछ गलतियां की है, लेकिन उन गलतियों से हमको सीखना है और भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं करनी है। और अगर हमारे इतिहास के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको गौरवान्वित करती है, जो हमको गर्व करने के लिए प्रेरित करती है, तो ऐसी चीजों को हमें अपनाना है और हमें उन चीजों को आत्मसात करके सुंदर भविष्य का निर्माण करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हम चालू की हमने, ये ऑनलाइन क्लासेस क्या है, ये भी भविष्य के अंदर एक इतिहास बनेगा। लोग जानेंगे कि किस तरीके से कोरोना महामारी के अंदर लोगों ने किस तरीके से बच्चों को पढ़ाने की नई विधा का आविष्कार किया और नई विधा का आविष्कार करके किस तरीके से इतिहास के अंदर अपने आप को जिंदा रखा। तो प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी उसके अंदर कक्षा 12 का जो पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, उनको हम बहुत ही अच्छी तरीके से आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।